6 फीट 5 इंच की हाइट, फौलादी शरीर और दिमाग इतना तेज कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी खौफ खाए। ये कहानी है जैक रीचर की, अमेरिकी सेना का एक पूर्व मिलिट्री पुलिस मेजर जो अब सब कुछ छोड़कर बेफिक्र की तरह पूरे देश में घूमता है। ना कोई पक्की नौकरी, ना कोई घर और ना ही कोई फोन, लेकिन रीचर जहां भी कदम रखता है मुसीबत और क्राइम उसका पीछा करते हुए पहुंची जाती है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई रीचर सीजन 1 की पूरी कहानी। तो शुरुआत में हम जैक रीचर को देखते हैं जो कि अमेरिका की आर्मी में एक पूर्व मिलिट्री पुलिस मेजर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर रह चुका है। वो किसी भी केस की जांच बहुत गहराई और सटीकता से करता है। वो सिर्फ दिमाग से तेज ही नहीं बल्कि शरीर से भी बहुत ताकतवर है। उसका एक मुक्का ही इंसान को ढहाने के लिए काफी होता है। आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद अब उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। वो सरकार से मिलने वाली पेंशन पर एक घुमक्कड़ की तरह पूरे देश में घूमता रहता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई मुसीबत या जुर्म हो ही जाती है जो आखिरकार उसी के गले पड़ जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते रीचर जॉर्जिया के मार्ग्रेव नाम के एक छोटे से गांव में जाता है। वो बस से उतरकर लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलता है और मार्ग्रेव के एक रेस्टोरेंट में जाकर एक कॉफी और पाई ऑर्डर करता है। लेकिन पहला निवाला खाने से पहले ही पुलिस आकर उसे बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। पुलिस स्टेशन में चीफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन रीचर को धमकाना शुरू करता है कि अगर उसने कोऑपरेट किया तो पूछताछ आराम से होगी वरना मारपीट तक बात निकलवाई जाएगी। रीचर के हाथ इतने बड़े होते हैं कि आम हथकड़ी उसमें फिट नहीं आती, इसलिए पुलिस उसके हाथ जिप टाई से बांध देती है। जबकि जेब की तलाश लेने पर सिर्फ $200 कैश, एक मेडल और एक पासपोर्ट मिलता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है और एक शब्द नहीं बोलता। इसके बाद स्टेशन का चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर फिनले वहां पर आता है। वो रीचर को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है और बताता है कि उसे क्यों पकड़ा गया है। वो बताता है कि आज सुबह गांव के बाहर जिस रास्ते से तुम पैदल आ रहे थे वहां एक मर्डर हुआ है। किसी ने देखा है कि तुम्हारी तरह ही एक लंबा चौड़ा आदमी क्राइम सीन के पास मौजूद था। चश्मदीद के बताए हुलिये से तुम्हारी कद काठी बिल्कुल मैच करती है। खेत के पुल के पास एक आदमी को 3 गोलियां मारी गई थी और मरने के बाद भी उसे बुरी तरह पीट पीट कर उसके ऊपर गत्ता डाल दिया गया। उसकी लाश इतनी बिगड़ चुकी है कि पोस्टमार्टम करना भी मुश्किल है। डिटेक्टिव वहां मिले सारे सबूतों की बात रीचर को बताता है लेकिन रीचर शांत रहता है और कोई जवाब नहीं देता। फिनले उसे कहता है कि कानून के मुताबिक सरकार उसे एक वकील दिलवा सकती है। तब जाकर रीचर पहली बार मुंह खोलता है और कहता है मुझे वकील की जरूरत नहीं है, मैंने किसी का खून नहीं किया, खासकर इस शहर में तो पिछले 1-2 दिनों में बिल्कुल नहीं। जैसा आप कह रहे हैं मैं बस से उतरकर उसी रास्ते से पैदल आ रहा था, इसलिए शायद किसी ने मुझे देखा होगा, लेकिन सिर्फ उस रोड पर चलने की वजह से आप मुझे कातिल तो नहीं मान सकते। मैं इस शहर में सिर्फ ब्लाइंड ब्लेक नाम के एक म्यूजिशियन के बारे में जानने आया था। मैंने सुना था कि उसकी मौत हो चुकी है तो बस उन्हें सम्मान देने के लिए मैं इस शहर में आया था। उसी पुलिस स्टेशन के बाहर रॉस्को नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर होती है। वो रीचर के फिंगरप्रिंट और बाकी डिटेल चेक करती है। उसे पता चलता है कि रीचर का फेसबुक, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम जैसी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है ही नहीं। यहाँ तक कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस भी नहीं है। रीचर नाम का कोई इंसान इस दुनिया में है, इसका एक लौता सबूत यही है कि वो इस वक्त कमरे में बैठा हुआ है। रीचर खुद एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर रह चुका है, इसलिए वो फिनले की बताई बातों से अंदाजा लगाता है कि क्राइम सीन पर क्या हुआ होगा। वो कहता है आपकी दी जानकारी के हिसाब से इस मर्डर में 3 लोग शामिल हैं। पहले वाले ने गोली मारी और उसने बहुत सटीकता से निशाना लगाया। उसने वहाँ एक भी खाली कारतूस नहीं छोड़ी होगी। वो कोई पेशेवर शूटर हो सकता है या फिर उसने पहले भी कई खून किए होंगे। दूसरे इंसान ने मरने के बाद लाश पर अपना भयानक गुस्सा निकाला और उसे बुरी तरह पीटा और तीसरे इंसान ने लाश को गत्ते से ढका। गोलियां चलाने वाले को लाश को पीटने की जरूरत नहीं महसूस होगी और पीटने वाला उसे ढकने का नाटक नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 3 लोग थे। रीचर का ऐसा दिमाग देखकर फिनले अंदर से हैरान रह जाता है लेकिन बाहर अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने देता। वो कहता है अगर तुम ये साबित कर दो कि मर्डर के वक्त तुम बस में थे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये कहकर वो रीचर को लॉकअप में बंद कर देता है। मरने वाले के जूते से पुलिस को एक फोन नंबर मिलता है। उस नंबर की जांच करके फिनले और रॉस्को निकल जाते हैं। वो नंबर पॉल नाम के एक बैंकर का था। जब फिनले उस मृतक के बारे में पूछता है तो पॉल पहले साफ मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन तभी बाहर खड़ी एक काली कार देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और अचानक कहने लगता है हाँ मैंने ही मर्डर किया।
फिनले को तुरंत शक होता है, इसलिए वो उसे आजमाने के लिए कहता है, अच्छा तो तुमने उसे डबल बैरल गन से गोली मारी और फिर लाश को जला दिया। सही कहा ना? पॉल घबराकर हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ मैंने ही गोली मारी और जलाया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। जो चीज हुई ही नहीं थी। पॉल का उस बात को कबूल कर लेना साफ दिखाता था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर भी जुर्म कबूल करने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और थाने लाकर उसी सेल में बंद कर देती है जहाँ रिचर्ड था। रिचर्ड कहता है, आपको तो कातिल मिल गया, इसने कबूल भी कर लिया, तो अब मुझे बाहर जाने दो। फिनले जिप टाई काटने के लिए कैंची ढूंढ ही रहा होता है कि रिचर्ड अपने हाथों से जोर से उस प्लास्टिक के बेल्ट को चुटकी में तोड़कर बाहर आ जाता है। फिनले बताता है कि पॉल का इस शहर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि वो झूठा इल्जाम अपने सिर पर क्यों ले रहा है। तभी रिचर्ड ध्यान देता है और कहता है कि वहां खड़े उस पुलिस वाले से पूछोगे तो शायद कोई सुराग मिले। वो काफी देर से घूर रहा है। वो पुलिस वाला स्टीवेंसन था, जो कि पॉल का कजन भाई था। जब फिनले उसे पूछताछ करता है तो स्टीवेंसन बताता है कि कल पूरी रात पॉल मेरे घर पर ही था। हम रात भर पार्टी कर रहे थे और सुबह भी वो मेरे साथ ही था, तो मर्डर के वक्त उसका वहां होना नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। इसके बाद फिनले रिचर्ड और पॉल दोनों को बड़ी जेल भेजने का फैसला करता है। रिचर्ड एतराज जताता है, मैंने कुछ किया ही नहीं और असली गुनहगार ने कबूल कर लिया है, फिर मुझे जेल क्यों भेज रहे हो? फिनले कहता है, एक चश्मदीद ने तुम्हें वहां देखा और इस बंदे का कबूलनामा झूठ लग रहा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। पॉल 2 दिन जेल में रहेगा तो अपने आप सच उगल देगा। और रिचर्ड तुम इसके साथ जाओ, अगर ये कुछ भी बताए तो मुझे खबर करना। रिचर्ड पहले तो मना करता है, लेकिन कोई रास्ता ना होने पर वो पॉल के साथ जाने को तैयार हो जाता है। जब रिचर्ड और पॉल उस जेल में पहुंचते हैं तो स्पाइवी नाम का एक जेल ऑफिसर उन्हें जेल के कपड़े देता है और उनके अपने सारे कपड़े जमा करने को बोलता है। अंडरवेयर तक उतारने को कहा जाता है। तभी रिचर्ड कहता है, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम सिर्फ पूछताछ के लिए लाए गए कैदी हैं। कानून के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो कल मुझे आपके खिलाफ केस करना पड़ेगा। रिचर्ड की इस धमकी से वो आदमी डर जाता है और उन्हें सारे कपड़े वापस देकर वहां से भेज देता है। सुबह जब जेल के दरवाजे खुलते हैं तो कुछ कैदी रिचर्ड के बैरक में घुस जाते हैं। अंदर आते ही वो पॉल से उसके जूते और चश्मा मांगने लगते हैं। पास खड़े कैदी जूते दे देते हैं, लेकिन वो गुंडे पॉल का चश्मा नीचे पटक कर तोड़ देते हैं। फिर वो कपड़े उतारने को बोलते हैं। तभी रिचर्ड की एंट्री होती है। वो धमकी देता है, 3 गिनने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, वरना किसी के हाथ पैर सलामत नहीं बचेंगे। अभी वो 1 और 2 बोल ही रहा होता है कि वो गुंडे डर कर वहां से भाग जाते हैं। जाते जाते रिचर्ड उनसे एक चश्मा भी छीन लेता है। पॉल रिचर्ड को थैंक यू बोलता है और बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, बस एक करेंसी मैनेजर हूँ। मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया गया है। अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो वो मेरी पत्नी के सामने मुझे फांसी पर लटका देंगे और मेरे शरीर के अंग काट कर मुझे ही खिला देंगे। तभी रिचर्ड देखता है कि कुछ कैदी उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। रिचर्ड समझ जाता है कि ये लोग फिर से हमला करने वाले हैं, इसलिए वो खुद ही बाथरूम की तरफ चला जाता है ताकि उन्हें मौका मिले। गुंडे सोचते हैं कि शिकार खुद जाल में फंस गया, लेकिन वो रिचर्ड के बिछाए जाल में आ जाते हैं। बाथरूम में घुसे चारों गुंडों को रिचर्ड बुरी तरह पीट कर अधमरा कर देता है। बाद में गार्ड्स आकर उन्हें अलग करते हैं। तब समझ आता है कि गार्ड स्पाइवी ने जानबूझकर इन दोनों को उम्र कैद वाले खूंखार कैदियों के बैरक में बंद किया था। दूसरी तरफ रॉस्को नाम की लेडी ऑफिसर फिनले को रिचर्ड का बैकग्राउंड बताती है। वो बताती है कि रिचर्ड ने देश के लिए बहुत काम किया है, कई बहादुरी के कारनामे किए हैं और उसे कई मेडल्स भी मिले हैं। फिनले थोड़ा चिढ़कर कहता है, ठीक है अब बाहर जाओ, मुझे ये सब पहले से पता है। दरअसल रॉस्को को यकीन हो चुका था कि रिचर्ड बेकसूर है, इसलिए वो बार बार फिनले से उसे छोड़ने को बोल रही थी। जेल के अंदर पॉल रिचर्ड से कहता है, मुझे लगा था कि जेल में रहना बाहर से ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन यहाँ तो और भी बुरा हाल है। अगर मैं जमानत पर बाहर गया तो वो मुझे मार डालेंगे। रिचर्ड सोचने लगता है कि अब सब उसे ही निशाना क्यों बना रहे हैं, उन्हें उम्र कैद वाले कैदियों के पास क्यों रखा गया और कोई उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है। तभी रिचर्ड और पॉल दोनों की जमानत हो जाती है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। पॉल की पत्नी उसकी जमानत करवाती है और रिचर्ड का ये साबित हो जाता है कि मर्डर के वक्त वो बस में था। जेल से बाहर आकर रिचर्ड रॉस्को के साथ जाकर नए कपड़े खरीदता है। बातों बातों में रिचर्ड बताता है कि उसका एक भाई है जो पुलिस में है, लेकिन वो कहाँ है उसे नहीं पता। उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। रॉस्को रिचर्ड को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो मान जाता है। रिचर्ड कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत मेरे पीछे आ जाती है, इसलिए आज रात ही मैं ये शहर छोड़ दूंगा। और रॉस्को उसे एक बार्बर शॉप के पास छोड़ देती है। शहर के लोग रिचर्ड को मर्डर के केस में जेल जाते हुए देख चुके थे, इसलिए सब उससे डर रहे थे। दुकान में बात करते हुए रिचर्ड की नजर बाहर बनी एक मूर्ति पर पड़ती है। वो नाई से पूछता है कि इस शहर की रख रखाव कौन करता है।
तब नाई बताता है कि यहाँ क्लाइनर नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रियल एस्टेट, मशीनरी, केमिकल्स, हर चीज में उसका हाथ है और वही इस शहर को सबसे ज्यादा चंदा देता है। तभी क्लाइनर का बेटा अपने कजिन डॉसन के साथ काली कार में वहां आता है। वो कार में बैठा रीचर को घूरने लगता है। रीचर सीधे उसके कार के पास जाकर पूछता है, क्या चाहिए तुझे? वो रीचर से कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम जैसे बाकी जगह पर रहते हो यहाँ वैसे ही रहने की कोशिश मत करना, वरना काट कर रख देंगे। शाम को रीचर रॉस्को को डिनर पर ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। उसी वक्त शहर में एक और मर्डर हो जाता है। पहले वाले मर्डर की जगह पर ही एक और लाश मिलती है। ये सुनकर फिनले और पूरी टीम जांच के लिए भागती है। तभी फिनले रीचर से पूछता है, क्या जेल में पॉल ने कुछ बताया? रीचर कह देता है उसने कुछ नहीं बोला। फिनले रीचर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चलने को बोलता है। रीचर मना करता है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ और ना ही इस केस का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? फिनले कहता है, सीसीटीवी में जो दिखा वो तुम ही थे या कोई और, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। चश्मदीद ने तुम्हारी जैसी कद काठी वाले बंदे को देखा था, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उस लाश की पहचान किसी को मिल नहीं पा रही थी। तभी रिचर्ड सिस्टम में लाश की हाथ की फोटो देखता है। ध्यान से देखने पर उस हाथ पर एक पुराना निशान दिखाई देता है। रिचर्ड कहता है ये निशान बचपन में प्रेस से जलने का है। उसकी उम्र 45 साल है और इसके मम्मी पापा मर चुके हैं और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इसका नाम जो है, जो असल में रिचर्ड का सगा बड़ा भाई था। ये बात बताते ही वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में फॉरेंसिक लैब से बाहर निकल जाता है। फिनले को लगता है कि रिचर्ड जिस गुस्से में जा रहा था वो पूरे शहर को तबाह कर देगा, इसलिए वो रॉस्को को उसके पीछे भेजता है। फिनले सवाल उठाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि दो भाई एक ही वक्त पर एक दूसरे को बिना बताए इस छोटे गांव में आ जाएं। रिचर्ड वही पुरानी बात दोहराता है, मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ सिर्फ ब्लाइंड ब्लेक नाम के म्यूजिशियन के बारे में जानने आया था। जब फिनले उसे फिर से जेल में डालने की धमकी देता है तो रिचर्ड गुस्से में उसे धक्का दे देता है। रॉस्को बीच में आकर माहौल संभालती और रिचर्ड को अपनी कार में बैठा लेती है। कार में शांत बैठे रिचर्ड से रॉस्को पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? रिचर्ड कहता है, जिसने मेरे भाई को मारा है उसे ढूंढकर ठीक उसी तरह मारूंगा जैसे उसने मेरे भाई को मारा। फिनले रिचर्ड को वापस स्टेशन लाता है। रिचर्ड वहां से शहर जाने की बात कहकर गुस्से में निकलने लगता है। फिनले रॉस्को को चेतावनी देता है, रिचर्ड को रोको वरना वो इस पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। रॉस्को अपनी कार से रिचर्ड का पीछा करती है। रिचर्ड को समझ आ जाता है कि रॉस्को पीछे आ रही है तो वो सीधे उसकी कार के आगे आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, मेरी जांच के बीच मत आओ। रॉस्को उसे समझाती है कि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो हम भी उसी कातिल को ढूंढ रहे हैं, आओ हम दोनों मिलकर काम करते हैं। वो उसे मनाकर कार में बैठा लेती है। इसके बाद दोनों पॉल के घर जाते हैं। पॉल की पत्नी उन्हें अपनी लव स्टोरी, कॉलेज के दिनों की बातें और अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को रिचर्ड और रॉस्को से मिलाती हैं। पॉल की पत्नी जब अपनी बेटियों को उनसे मिला रही होती है तो कहती है कि चश्मा पहने हुए ये लड़की लूजिया है। तो रिचर्ड के दिमाग में तुरंत एक सुराग आता है। बातचीत के दौरान ही रिचर्ड अचानक खड़ा होकर बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और पॉल के कमरे में जाकर कुछ देखने लगता है। उसे पॉल के जूते में एक जंगली पौधे का बीज मिलता है। इसके बाद रिचर्ड और रॉस्को पॉल की पत्नी का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल जाते हैं। बाहर आते ही रिचर्ड रॉस्को को दो जरूरी बातें बताता है। जेल में जिन गुंडों ने हमला किया था उनका निशाना मैं ही था। वो पॉल को मारने आए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि शिकार चश्मा पहनता है। उस वक्त चश्मा मैंने पहना था, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। दूसरी बात, एक बैंकर के जूते में खेत खलिहान में पाए जाने वाले जंगली पौधों का बीज कैसे आ सकता है? वो बीज निकालकर रॉस्को को दिखाता है। इसके बाद रिचर्ड और रॉस्को उस जगह जाते हैं जहां उसके भाई जो का खून हुआ था। वहां पहुंचकर रिचर्ड दिमाग में पूरा सीन बनाने लगता है कि उसके भाई पर हमला कैसे हुआ होगा, कातिल कहाँ खड़ा था, उसने हमला कैसे किया। वहां जमीन पर बने कदमों के निशानों को देखकर वो पूरी बात का अंदाजा लगाने लगता है। रॉस्को रिचर्ड से उसके भाई के बारे में पूछती है कि वो क्या काम करता था, आखिरी बार उससे कब मुलाकात हुई थी। रिचर्ड बताता है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी में काम करता था और ड्रग्स और बॉर्डर से जुड़े कई बड़े मामले संभालता था। वो असल में किस मिशन पर था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने मुझे ब्लाइंड ब्लेक के बारे में बताया था कि उनका आखिरी गाना इसी मार्ग्रेव गांव में गाया गया था, जो हमेशा मुझसे कहता था जब भी टाइम मिले एक बार इस गांव में जरूर जाना। इसलिए रिचर्ड यहाँ आया था, जो बिना किसी वजह के कोई बात नहीं कहता था। रिचर्ड कहता है, अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ।
अब मेरा असली मकसद जो के कातिलों से चुन चुन कर बदला लेना है। इसके बाद रीचर रॉस्को को घर जाने के लिए बोलता है और खुद अकेला पैदल निकल जाता है। वो एक होटल में जाता है, लेकिन रॉस्को घर जाने के बजाय छिपकर रीचर का ही पीछा कर रही होती है। होटल के बाहर कुछ गुंडे रीचर को उकसाने की कोशिश करते हैं। रीचर कहता है यहाँ मौजूद 4 लोगों में से मैं 3 लोगों के हाथ तोड़ दूंगा। गुंडे कहते हैं हम तो 4 लोग हैं। रीचर बोलता है हाँ, लेकिन तुम में से एक बंदा बाकी 3 को हॉस्पिटल ले जाएगा, इसलिए उसका हाथ छोड़ दूंगा। रॉस्को दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उसी रात सफेद कपड़े पहने 4 नकाबपोश लोग किसी के घर में घुसते हैं। अगली सुबह रीचर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि अपने भाई जो के केस का अपडेट ले सके, लेकिन वहां जाते ही उसे पता चलता है कि रात को चीफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन का मर्डर हो गया है। रीचर क्राइम सीन के लिए निकलने लगता है तो रॉस्को भी कार में बैठने लगती है। रीचर मना करता है, तुम क्यों आ रही हो? रॉस्को कहती है तुम जहां भी जाओगे मैं वैसे भी पीछा ही करूंगी, तो बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। इसके बाद रीचर रॉस्को की कार में बैठ जाता है। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो फिनले बाहर ही खड़ा होता है। वो बहुत ज्यादा सदमे में था और कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मर्डर नहीं देखा। रीचर तुरंत पूछता है क्या उसे दीवार पर कीलों से ठोक कर टांग दिया गया है? फिनले हैरान होकर बोलता है हाँ, उसे दीवार पर टांग दिया गया और उसकी पत्नी को ये सब देखने पर मजबूर किया गया। वो बहुत ही क्रूरता से किया गया मर्डर था। फिर फिनले पूछता है तुम्हें बिना देखे कैसे पता चला कि क्या हुआ है? रिचर उसकी बात का जवाब नहीं देता और मॉरिसन की लाश को देखने लगता है। तभी वहां मौजूद फॉरेंसिक टीम की मेंबर कहती है सर, कातिलों ने इसके प्राइवेट पार्ट भी काट दिए। समझ नहीं आ रहा कि वो टेस्टिकल काट कर अपने साथ क्यों ले गए। तभी रिचर लाश की तरफ देखकर बोलता है इसके मुंह के अंदर चेक करो। वहां मौजूद सब लोग ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। जब मुंह खोला जाता है तो काटे हुए प्राइवेट पार्ट्स उसके मुंह के अंदर ही ठूसे हुए मिलते हैं। फिनले रिचर को बाहर ले जाकर दीवार से सटा देता और चिल्लाता है सच सच बताओ, तुम्हें ये सब पहले से कैसे पता? रिचर बताता है कि जब पॉल जेल में बंद था तो उसने बताया था कि गुंडों ने उसे इसी तरह मारने और उसके प्राइवेट पार्ट्स काटने की धमकी दी थी। उसी बात से उसे अंदाजा हुआ। अब चीफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन की मौत के बाद शहर का मेयर टील खुद को नया चीफ पुलिस ऑफिसर घोषित कर देता है। कायदे से ये पोस्ट फिनले को मिलनी चाहिए थी, लेकिन बिजनेसमैन क्लाइनर के दबाव और पावर की वजह से मेयर खुद चीफ बन बैठता है। मेयर टील फिनले को एक मीटिंग में बुलाता है। रिचर सोचता है कि जब पुलिस ऑफिसर का ये हाल हुआ तो पॉल का क्या होगा। वो और रॉस को तुरंत पॉल के घर पहुंचते हैं। पॉल की पत्नी बहुत डरी हुई होती और कहती है कि शादी के इतने सालों में पॉल कभी बिना बताए रात भर गायब नहीं रहा। रिचर उसे संभालता है। फिर वो गैरेज में जाकर अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटा चाकू कमर में छुपा लेता है और पॉल की कार लेकर निकल जाता है। मीटिंग में मेयर टील अपनी नई पोस्ट का ढिंडोरा पीट रहा होता है। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है इस शहर में 20 सालों से कोई मर्डर नहीं हुआ, लेकिन जब से ये रिचर आया है 4-4 मर्डर हो चुके हैं, इसे गिरफ्तार करो। पूरी भीड़ रिचर के खिलाफ नारे लगाने लगती है। तभी बिजनेसमैन क्लाइनर बीच में आता है और रिचर की असलियत बताता है कि रिचर कोई मामूली इंसान नहीं है। इस शहर में जो पहला मर्डर हुआ वो उसके सगे भाई का ही था। वो यहाँ कोई क्राइम करने नहीं, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने आया है। मीटिंग खत्म होने के बाद मेयर टील फिनले को अकेले में बुलाकर रॉब झाड़ता है और कहता है कि अब केस वैसे ही चलेगा जैसे वो चाहेगा। वो कहता है मॉरिसन ने अपने करियर में कई अपराधियों को पकड़ा था, हो सकता है कि किसी पुराने मुजरिम ने बदला लिया हो। हाल ही में जेल से जितने भी लोग छूटे हैं सबकी लिस्ट बनाओ और उनके घर जाकर जांच करो। मेयर जानबूझकर केस को भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। फिनले रिचर से कहता है मेयर मेरा ध्यान भटकाकर कुछ छुपा रहा है। रिचर कहता है मुझे सबसे ज्यादा शक उस बिजनेसमैन क्लाइनर पर है, वो पक्का कोई गैर कानूनी धंधा चला रहा है। रिचर कहता है कि सबसे पहले पॉल के परिवार को बचाना होगा। फिनले अपने FBI दोस्त पिकार्ड को मदद के लिए बुलाने का फैसला करता है। रिचर्ड एक दुकान पर नया फोन खरीदने जाता है। पास का नाई उसे सावधान करता है 2 स्पेनिश गुंडे आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो बात करने के मूड में नहीं लग रहे थे, थोड़ा संभल कर रहना। रिचर पॉल के घर जाकर उसकी पत्नी से कहता है आपको अभी ये घर छोड़ना होगा, पिकार्ड नाम का एक बंदा आ रहा है, आप उसके साथ किसी सेफ जगह निकल जाइए। जब रिचर घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक कार में बैठा एक आदमी घर की जासूसी कर रहा था। रिचर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वो कार भगा लेता है। रिचर समझ जाता है कि वक्त बहुत कम है, दुश्मनों ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है। तभी पिकार्ड वहां पहुंचता है। रिचर उसकी ID चेक करने के बाद पॉल की पत्नी और बच्चों को उसकी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित जगह भेज देता है। रिचर तय करता है कि जांच की शुरुआत उस भ्रष्ट जेलर स्पाइवी से करनी होगी। वो फिनले की आवाज में स्पाइवी को फोन करता और कहता है रिचर तुम्हारे खिलाफ केस करने की धमकी दे रहा है, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है, बताओ कहाँ हो। स्पाइवी मिलने की जगह बता देता है, लेकिन स्पाइवी चालाक था।
जब रिचर वहां पहुंचता है तो स्पाइवी 2 स्पेनिश गुंडों के साथ पहले से तैयार खड़ा था। वो बंदूक की नोक पर रिचर को जमीन पर लेटने को बोलता है। रिचर सोचता है कि वो इन्हें आसानी से निपटा देगा, लेकिन वो दोनों गुंडे बहुत खतरनाक और ट्रेंड फाइटर निकलते हैं। रिचर और उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आती है और ये देखकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रिचर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रिचर पुलिस स्टेशन जाकर फिनले और रॉस्को को अपने साथ घटी पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि वो दोनों स्पेनिश गुंडे बहुत खतरनाक और पूरी तरह ट्रेंड फाइटर्स थे। आमतौर पर मैं किसी को भी 10 सेकंड में ढेर कर देता हूँ, लेकिन वो मुझसे लगभग 3 मिनट तक लड़ते रहे और मैं उन्हें गिरा भी नहीं पाया। मुझे अफसोस है कि उनकी वजह से मैं उस स्पाइवी से ठीक से पूछताछ नहीं कर पाया। फिनले उसे कहता है तुम इस मामले से दूर ही रहो और जाकर आराम करो, लेकिन रिचर मना कर देता है और कहता है कि वो आराम करने के बजाय बार जाकर 2 बियर पिएगा। रॉस्को उसे अपने साथ बार ले जाती है, जहां दोनों बियर पीते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद वो रॉस्को के घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन भारी बारिश और सड़क ब्लॉक होने की वजह से रास्ते के एक होटल में कमरा लेकर ठहर जाते हैं। रात को बात करते हुए रॉस्को अपने पुराने बॉस ग्रे के बारे में बताती है, जो फिनले के पहले वहां के चीफ थे। वो रॉस्को के मेंटर थे और हमेशा उसे निडर रहने की सलाह देते थे। उन्होंने रॉस्को को एक खास बंदूक भी गिफ्ट की थी। अगले दिन रिचर और रॉस्को उसके घर पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला देखकर चौंक जाते हैं। रॉस्को तुरंत अपनी गाड़ी से गन निकालकर अंदर जाती है। घर खाली था, लेकिन गुंडों ने अंदर एक धमकी भरा मैसेज छोड़ा था, फिर मिलेंगे। हालत बिगड़ते देख रिचर कहता है कि अब उसे भी एक बंदूक चाहिए। रॉस्को उसे वही गन देती है जो ग्रे ने उसे दी थी। जब वो दोनों फिनले से मिलने पहुंचते हैं तो फिनले गुस्से में होता है, मैंने तुम्हें कमरे में आराम करने भेजा था, तुम कहाँ चले गए थे? रिचर जवाब देता है, अगर मैं रात को अपने कमरे में रुकता तो वो गुंडे मुझे मार डालते हैं। इसके बाद वो रात की पूरी बात बताता है। फिर तीनों फॉरेंसिक लैब जाते हैं, जहां का एक्सपर्ट जैस्पर उन्हें दूसरी लाश के बारे में बताता है। मृतक का नाम पीट जॉबलिंग था, जो 43 साल का एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी शादी हो चुकी थी और अटलांटा में उसका घर था। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बस 2018 में एक ट्रैफिक केस था जिसमें एक बहुत बड़े और महंगे वकील ने उसे छुड़ाया था। सब सोचने लगते हैं कि एक मामूली ट्रक ड्राइवर इतना महंगा वकील कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो उस वकील की डिटेल्स निकलवाते हैं। तभी रॉस्को को मॉली बेथ का फोन आता है। वो सीक्रेट सर्विस में एक ऑफिसर है और रिचर के भाई जो की दोस्त है। उन्हें पता था कि जो इसी शहर में काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया था। रॉस्को फोन रिचर को देती है। रिचर उन्हें बताता है कि जो का मर्डर हो चुका है। जब वो पूछता है कि जो यहाँ क्या कर रहा था, तो मॉली बताती है कि जो जाली नोटों के एक बहुत ही बड़े रैकेट की जांच कर रहा था। रिचर उससे जो की फाइल्स भेजने को तो वो 2 दिनों में आकर मिलने का वादा करती है। ये सुनकर फिनले हैरान होता है कि जाली नोटों के लिए इतना खून। रिचर कहता है, लोग $20 के लिए भी मर्डर कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद फिनले बताता है कि उसने स्पाइवी के घर का पता निकाल लिया है और वो उससे मिलने जा रहा है। वो रिचर से उस ट्रक ड्राइवर के बारे में जांच करने को बोलता है। इसी बीच स्टीवेंसन, पॉल का कजन, रॉस्को के पास आकर पॉल और उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस्को उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। फिनले स्पाइवी के घर पहुंचकर अंदर आता है और उसका फोन चेक करता है। उसे पता चलता है कि स्पाइवी ने क्लाइनर के ऑफिस में कई बार फोन किया था। तभी पड़ोसियों की शिकायत पर 2 लोकल पुलिस वाले वहां आते हैं और फिनले को चोर समझकर सिर पर डंडा मारकर गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में रॉस्को जाकर फिनले की जमानत करवाती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन पुलिस वालों ने जानबूझकर ऐसा किया। दूसरी तरफ रिचर उस ट्रक ड्राइवर के वकील के ऑफिस जाता है और अपने ही अनोखे अंदाज में दबंगी दिखाकर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेता है। बाद में सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रिचर बताता है कि उस ड्राइवर के वकील का सारा खर्चा क्लाइनर इंडस्ट्रीज ने उठाया था और वो जिस ट्रक को चलाता था उसका मालिक भी क्लाइनर ही था। इससे साफ हो जाता है कि स्पाइवी, ट्रक ड्राइवर और क्लाइनर सब आपस में मिले हुए हैं और ये केस क्लाइनर इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा था। उन्हें शक होता है कि इस कंपनी के ट्रक का इस्तेमाल जाली नोटों की तस्करी के लिए हो रहा है। इसके बाद रिचर और फिनले सीधे क्लाइनर की फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां रिचर देखता है कि ट्रकों में भारी मात्रा में मवेशियों का चारा लादा और उतारा जा रहा था, जबकि इस छोटे से गांव को इतने चारे की बिल्कुल जरूरत तो थी नहीं। फिनले क्लाइनर से सीधा सवाल करता है, स्पाइवी ने आपके ऑफिस में इतने फोन क्यों किए और आपकी कंपनी उस मरे हुए ट्रक ड्राइवर पीट जॉबलिंग के वकील का खर्चा क्यों उठा रही थी?
की। क्लाइनर बहुत ही चालाकी से हंसकर जवाब देता है, मेरा सामान पूरे देश में जाता है। अगर मेरे किसी ड्राइवर को कोई कानूनी दिक्कत होती है तो मेरे वकीलों की टीम उसे संभालती है ताकि मेरा सामान वक्त पर पहुंचे। इसमें गलत क्या है? और रही बात फोन्स की, तो मेरी फैक्ट्री के सैकड़ों लोग काम करते हैं, कोई भी फोन कर सकता है। क्या मैं हर कॉल का हिसाब रखूं? तुम्हारा सवाल ही बेवकूफ़ी भरा है। क्लाइनर आगे कहता है, इसीलिए मेरे वकीलों ने उसकी उम्मीद की होगी ताकि उसे छुड़ाया जा सके। ये मेरे बिजनेस में बहुत आम है। और जिस स्पाइवी की तुम बात कर रहे हो सकता है कि उसका कोई दोस्त मेरी कंपनी में काम करता हो और वो उससे बात कर रहा हो। इस तरह उसने फिनले की दोनों बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद वो धमकाते हुए बोलता है, मैं समझता हूँ कि तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन मैंने इस शहर में बहुत पैसा लगाया है बिना किसी सबूत के। इस तरह मर्डर केस में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर क्लाइनर भड़क जाता है और फिनले की नस्ल को लेकर कमेंट करता है। वो कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो और कोई दूसरा काम ढूंढो, फालतू में मेरी कंपनी पर उंगली मत उठाओ। ये सुनकर फिनले का पारा चढ़ जाता है। वो चिल्लाता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुम मेरे बाप नहीं हो। मुझे अच्छे से पता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और किससे सवाल पूछने हैं। अगर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो गर्दन पर पैर रखकर मसल दूंगा। फिनले को पहली बार इतने भयानक गुस्से में देखा गया था। उसका ये रूप देखकर क्लाइनर तुरंत बेल बजाकर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है और दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। बाहर आकर सब निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ से 3 सुराग निकल चुके थे। जेलर स्पाइवी गायब था, पॉल का कोई अता पता नहीं था और ट्रक ड्राइवर वाला सुराग भी खत्म हो चुका था। फिनले उस बैंक के मैनेजर से मिलने जाता है जहां पॉल काम करता था। वहां जाकर पता चलता है कि पॉल ने तो 1 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब सवाल ये था कि अगर वो बैंक में नहीं था तो आखिर किसके लिए वो काम कर रहा था। दूसरी तरफ रीचर स्पाइवी को ढूंढने उसी पब में जाता है। वहाँ एक लंबा चौड़ा बाउंसर आकर उसे धमकाता है, यहाँ खड़े मत रहो, किसी दूसरे बार में जाओ। रिचर उसकी धुनाई कर देता है और स्पाइवी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि स्पाइवी उन्हीं 2 स्पेनिश गुंडों के साथ कहीं गया है। रिचर जैसे ही अपनी कार में बैठता है उसे दिखता है कि एक काली कार उसका पीछा कर रही है। वो चुपचाप कार से उतरकर पब के किचन में जाता है, 2 ग्लव्स लेता है और कार लेकर एक सुनसान जगह की तरफ निकलता है। वो स्पेनिश गुंडे भी पीछे पीछे आते हैं। सुनसान जगह पहुंचकर रिचर अचानक चलती कार से कूद जाता है। गुंडे ये देख नहीं पाते और कार का पीछा करते हुए आगे रुकते हैं। वो हाथ में गन लेकर रीचर को ढूंढने जाते हैं, लेकिन रीचर पीछे से आकर 2 सेकंड में दोनों को गोलियों से उड़ा देता है। वो जानता था कि अगर इनसे हाथ से लड़ाई की तो 10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए उसने खेल तुरंत खत्म कर दिया। रिचर उनकी जेब से सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर जब वो दोनों की लाशों को उनकी ही कार की डिक्की में डालने के लिए डिक्की खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। डिक्की में पहले से ही स्पाइवी की लाश पड़ी होती है। उसके सिर में गोली मारी गई थी। जिस स्पाइवी को पूरा शहर ढूंढ रहा था वो उसी कार की डिक्की में मरा पड़ा था। रिचर उन दोनों स्पेनिश गुंडों की लाश को भी उसी डिक्की में ठूंस देता है। दूसरे गुंडे की टांग डिक्की में फिट नहीं आ रही थी तो रिचर बिना सोचे उसकी टांग मरोड़ कर तोड़ देता है और डिक्की बंद कर देता है। तभी फिनले को फोन आता है कि एक स्थानीय निवासी को एक जली हुई कार मिली है। सब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। कार का चेसिस नंबर निकालकर जांच की जाती है कि कार किसकी है। शक होता है कि ये रीचर के भाई जो की कार हो सकती है। वहां रीचर फिनले को बताता है कि स्पाइवी मारा जा चुका है और उसने उन दोनों स्पेनिश गुंडों को भी ठोक दिया है। फिनले अपना सिर पकड़ लेता है कि तुम जहाँ जाते हो लाशें बिछा देते हो, अब ये सब कुछ मेरे ऊपर आएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर काम करो। रीचर और रॉस को तय करते हैं कि उन तीनों की लाशों से भरी कार को एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ आएंगे, क्योंकि अगर कार शहर में मिली तो लोकल पुलिस का मामला बनेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर मिलने से ये सेंट्रल या फिर नेशनल लेवल का मामला बन जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचकर रिचर एंट्री गेट के सीसीटीवी कैमरे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर देता है। गार्ड जब कैमरा चेक करने जाता है तो रॉस को कार लेकर अंदर निकल जाती है। वो कार पार्क करती है, स्टीयरिंग और कार से सारे फिंगरप्रिंट साफ करती है और बड़े आराम से बाहर आती है। बाहर आते वक्त वो एक दूसरी जैगुआर कार से एक नकली नंबर प्लेट चुरा कर अपनी गाड़ी पर लगा लेते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर सके। फिर वो पास के एक होटल में जाते हैं। रिचर रिसेप्शनिस्ट को जेब से मोटी रकम निकाल कर देता है और 3rd फ्लोर से ऊपर का कमरा मांगता है। रॉस को हंसकर पूछती है कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रिचर मुस्कुराकर कहता है जो मुझे मारने आए थे उन्हीं की जेब से ले लिए। कमरे में जाने के बाद रिचर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। वो खिड़की के पास जाने से मना करता है ताकि कोई स्नाइपर हमला न कर सके और बेड्स की पोजीशन बदल देता है। तभी मॉली बेथ का फोन आता है। वो बताती है कि उसे जो की सारी फाइल्स मिल गई हैं और वो कल एयरपोर्ट पर मिलेगी।
रिचर कहता है एयरपोर्ट पर मिलना रिस्की है, तुम ट्रेन पकड़कर इस शहर के स्टेशन में आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। अगले दिन रिचर और रॉस को उस मृतक ट्रक ड्राइवर पीट जॉबलिंग के मम्मी पापा के घर जाते हैं। उसके माता पिता बताते हैं कि जॉबलिंग यहाँ नहीं रहता था। रिचर उन्हें ये नहीं बताता कि उनका बेटा मारा जा चुका है। बाहर आकर रॉस को पूछती है कि सच क्यों नहीं बताया, तो रिचर कहता है वो बहुत दुखी होते हैं और वैसे भी मेरे पास अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ मे और टील फिनले को बुलाकर फिर धमकाता है, अगर अब तुम दोबारा क्लाइनर के ऑफिस गए या फिर उसे परेशान किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उसी वक्त FBI एजेंट पिकार्ड फिनले को फोन करके बताता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी जानकारी मिली है। फिनले अपने दोस्तों यानी कि रिचर और रॉस्को को उससे मिलने भेजने की बात कहता है। इसके बाद रिचर और रॉस्को ट्रक ड्राइवर पीट जॉबलिंग की पत्नी से मिलने पहुंचते हैं। उसकी पत्नी के चेहरे पर पति की मौत का जरा भी गम नहीं था। वो साफ कहती है कि मुझे उसके मरने का कोई अफसोस नहीं है, अच्छा ही हुआ वो मर गया। वो बहुत सारे गैर कानूनी काम और काले धंधे में शामिल था। पीट जॉबलिंग की पत्नी कहती है, मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे उसके मरने की खुशी या कोई गम नहीं है। अब मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ बेच बाज कर अपनी माँ के पास रहने चली जाऊंगी। वो आगे बताती है कि उसका पति एयर कंडीशनर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था, लेकिन उस सीधे साधे काम के इतने पैसे कभी नहीं आ सकते थे जितना उसके पास आ रहे थे। रिचर और रॉस को समझ जाते हैं कि यहाँ और कोई सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रिचर और रॉस को FBI एजेंट पिकार्ड से एक जगह मिलते हैं। पिकार्ड उस जली हुई कार की डिटेल्स देता है। वो कार किराए पर ली गई थी और रोलिंस नाम से बुक थी। पिकार्ड बताता है कि इसी नाम से मार्ग्रेव गांव के एक होटल में एक कमरा भी बुक किया गया था। रिचर्ड तुरंत पहचान जाता है कि ये नाम उसके भाई जो का ही है, क्योंकि बचपन में वो दोनों खेल खेल में इस नाम का इस्तेमाल करते थे। रिचर्ड को यकीन हो जाता है कि उस होटल के कमरे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दोनों तुरंत उस होटल पहुंचते हैं। रिचर्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या रोलिंस नाम का मेहमान यहाँ अपना कोई सामान भूल गया था? रिसेप्शनिस्ट का कहना होता है, हाँ, उनका एक सूटकेस यहाँ छूट गया था, लेकिन अभी 20 मिनट पहले ही एक आदमी आया और वो सूटकेस लेकर चला गया। ये सुनकर दोनों निराश होकर बाहर जाने लगते हैं। तभी रिचर को एक आइडिया आता है। वो रॉस्को से पूछता है, अगर कोई भारी सूटकेस लेकर भाग रहा हो और उसे जल्दी में निकलना हो तो वो क्या करेगा? रॉस्को कहती है वो सूटकेस में से काम का सामान निकालकर बाकी का भारी बैग वहीं फेंक देगा। रिचर तुरंत पास में पड़े बड़े कचरे के डिब्बे को खोल कर देखता है। वहाँ एक कोट सूट के साथ वो खाली सूटकेस फेंका हुआ मिलता है। रिचर मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाई बहुत समझदार था, वो इतनी आसानी से कोई सबूत हाथ से जाने नहीं देता। वो कोट की जांच करने लगता है। जैसे ही वो कोट की जेबों और सिलाई को चेक करता है, उसे अंदर से एक छुपा हुआ कागज का टुकड़ा मिल जाता है। अभी वो उस कागज को पढ़ ही रहे थे कि अचानक कोई उन पर गोलियां चलाने लगता है। रिचर और रॉस को अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। गुंडे रिचर का पीछा करते हुए फायरिंग करते हैं। रिचर उनमें से एक गुंडे को ढूंढकर मार गिराता है। तभी दूसरा गुंडा रिचर पर निशाना साधने ही वाला होता है कि रॉस को पीछे से आकर उसे गोली मारकर ढेर कर देती है। जब वो फिनले को इस घटना के बारे में बताते हैं तो फिनले भड़क जाता है कि तुम लोग जहाँ जाते हो लाशों का ढेर क्यों लगा देते हो, ये सब कुछ मेरे ऊपर आने वाला है। तभी रॉस को एक गंभीर सवाल उठाती है, पिकार्ड ने जो होटल वाली बात सिर्फ तुम्हें बताई थी वो उन गुंडों तक कैसे पहुंची? जब पिकार्ड का फोन आया था तब तुम्हारे पास कौन था? फिनले याद करके बताता है कि उस वक्त स्टीवेंसन उसके पास ही खड़ा था। हो सकता है कि उसने बातें सुन ली हो और बाहर लीक कर दी हो। फिनले कहता है, इस पुलिस स्टेशन में किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी गद्दार हो सकता है। इसके बाद रिचर, रॉस्को और फिनले एक सुरक्षित जगह पर बैठकर उस कागज के टुकड़े की जांच करते हैं। उस कागज पर उस ट्रक ड्राइवर जॉबलिंग के गैरेज का पता लिखा था, जहां वो पहले ही चेक कर चुके थे और सिर्फ खाली डब्बे मिले थे। साथ ही उस पर ग्रे क्लाइनर फाइल लिखा हुआ था और कुछ फोन नंबर्स दर्ज थे। जब वो उन फोन नंबर्स पर कॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो अलग अलग राज्यों और शहरों के बड़े ऑफिसर्स के नंबर हैं, लेकिन किस्मत से वो तीनों ऑफिसर किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और 3 दिन बाद ही लौटने वाले थे। रिचर को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि सीधे उनके ऑफिस जाने के बजाय वो मेम्फिस शहर में रहने वाली अपनी पुरानी दोस्त निगली की मदद लेगा। निगली पहले भी रिचर के साथ कई खतरनाक मिशंस पर काम कर चुकी थी। रिचर उसे फोन करके वो नंबर्स देता है और बैकग्राउंड जांच करने को बोलता है। निगली तुरंत काम पर लग जाती है। अब मॉली बेथ के आने का वक्त हो चुका था। रिचर, रॉस्को और फिनले उसे मिलने मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और मॉली बेथ बाहर निकलती है। वो दूर से उन्हें देखकर हाथ हिलाती है और एस्केलेटर की तरफ बढ़ने का इशारा करती है। तीनों एस्केलेटर के पास खड़े होकर उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी मॉली बेथ ऊपर नहीं
नहीं आती। रिचर को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो बिना वक्त गवाए उल्टी तरफ वाले एस्केलेटर से तेजी से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है। नीचे मॉली बैत नहीं थी। रिचर तेजी से भागकर प्लेटफॉर्म पर जाता है। वहां मॉली का काला बैग रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलता है। जब वो बैग खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। ट्रैक के किनारे जाकर देखता है तो मॉली खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उसके छाती में चाकू घोंप दिया था। दम तोड़ते हुए वो रिचर को देखकर जो कहती है और वहीं दम तोड़ देती है। मॉली की मौत के बाद तीनों 911 पर कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस का इंतजार किए बिना वहां से निकल जाते हैं। उन्हें पता था कि अटलांटा पुलिस भी क्लाइनर के इशारों पर काम करती है। अगर वो रुकते तो पुलिस या तो उन्हें गिरफ्तार कर लेती या तो गोली मार देती। तीनों तय करते हैं कि सरेंडर करने के बजाय मॉली की मौत का बदला लेंगे। वो जो की लिस्ट की फिर से जांच करते हैं। ट्रक ड्राइवर जॉबलिंग के गैरेज से कुछ नहीं मिला था। निगली मेम्फिस वाले मामले को देख रही थी। अब उनके पास सिर्फ पूर्व चीफ ग्रे की फाइल वाला सुराग बचा था। रिचर रॉस्को से पूछता है, ग्रे ने तुम्हें बंदूक के अलावा कोई और चीज, चाबी या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? रॉस्को कहती है कि उस बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। रिचर बोलता है, खुदकुशी करने वाला अपनी कीमती चीजें बांट सकता है, लेकिन मौत से 1 साल पहले तुम्हें वो चीजें देना अजीब बात है। रिचर उस बॉक्स को ध्यान से देखता है और उसे ठोक कर चेक करता है। उसमें एक सीक्रेट जगह निकलता है जिससे एक चाबी मिलती है। रिचर पूछता है, ग्रे का कोई और लॉकर या अलमारी है? रॉस्को बताती है कि ग्रे का घर और पुलिस स्टेशन के अलावा बस एक ही ठिकाना था। वो हर हफ्ते एक बार नाई की दुकान जरूर जाता था, जबकि उसके सिर पर तो बाल ही नहीं थे। ये सुनते ही तीनों तुरंत उस बार्बर शॉप पहुंचते हैं। नाई बताता है, हाँ, ग्रे एक बॉक्स छोड़ गया था और कहा था कि जब रॉस्को पूछे तब उसे दे देना। वो उन्हें कागजात से भरा एक बड़ा बक्सा सौंपता है। उन डॉक्यूमेंट्स में क्लाइनर की कंपनी के टैक्स रिटर्न्स, अकाउंट्स और खरीदी बिक्री का पूरा कच्चा चिट्ठा था, लेकिन उसमें कोई ऐसा सीधा सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि वो जाली नोटों का धंधा कर रहा था। उसे गिरफ्तार करने के लिए और ठोस सबूतों की जरूरत थी। तभी रॉस्को पूछती है, क्लाइनर ने अपना धंधा चलाने के लिए मार्ग्रेव गांव को ही क्यों चुना? रिचर्ड समझाता है कि यह जगह जाली नोटों की सप्लाई के लिए सबसे परफेक्ट है। यहाँ पुराने स्टेट हाईवे मिलते हैं, कोई व्यस्त हाईवे या पुलिस की नाकाबंदी नहीं है। यहाँ से क्लाइनर के ट्रक बिना फेडरल पुलिस की नजर में आए गुजर सकते हैं। हो सकता है जाली नोट वेनेजुएला से अमेरिका आ रहे हों। जो को इसी बात का पता चल गया था। शायद उन्होंने ही उसका मर्डर कर दिया। तभी निगली का फोन आता है और वो रिचर को मिलने बुलाती है। निगली बताती है कि लिस्ट में जे नाम का आदमी एक EPA इंस्पेक्टर था। चेस्टर नदी में क्लैरायोन इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी केमिकल कचरा डाल रही थी। उस इंस्पेक्टर ने इस घोटाले को पकड़ा और कंपनी बंद करवा दी। उस कंपनी का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि क्लाइनर ही था। तबाही मचाने के बाद क्लाइनर उस गांव को छोड़कर जॉर्जिया के मार्ग्रेव गांव में आकर बस गया। उस EPA इंस्पेक्टर की भी उसके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन केस को चोरी का रूप देकर बंद कर दिया गया था। निगली बताती है कि उस केस को 2 FBI एजेंट संभाल रहे थे और उनकी डिटेल्स आते ही वो आगे की जानकारी देगी। इधर रॉस्को को अपने मेंटोर ग्रे की मौत पर शक होता है। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जैस्पर से ग्रे की ऑटोप्सी रिपोर्ट और तस्वीरें दोबारा दिखाने को बोलती है। ग्रे की मौत फांसी लगाने से हुई थी, लेकिन उसकी ठोड़ी पर एक चोट का निशान था। जैस्पर कहता है कि फांसी लगाते वक्त शराब के नशे में वो कुर्सी से टकरा गया होगा। जब रॉस्को उस निशान को जूम करके देखती है तो वो एक खास डायमंड के शेप का घाव निकलता है और रॉस्को तुरंत पहचान लेती है कि यह निशान किसका है। मेयर टील जो छड़ी लेकर घूमता था उसके ऊपर डायमंड जैसा ही शेप बना हुआ था। गुस्से से पागल होकर रॉस्को सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और मेयर टील को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिनले बीच बचाव करके उसे बाहर लाता है और समझाता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो तुम्हें किसी झूठे केस में जेल भिजवा कर मरवा देगा। रॉस्को की सुरक्षा के लिए फिनले उसे उसी सेफ हाउस भेजने का फैसला करता है जहां पॉल का परिवार छिपा हुआ था। इसके बाद फिनले और रिचर तय करते हैं कि ग्रे की फाइल से आगे का रास्ता मिल नहीं रहा, इसलिए सीधे क्लाइनर की फैक्ट्री में घुसकर सबूत ढूंढने होंगे। रिचर को याद था कि पिछली बार जब वो वहां गए थे तो वहां कोई CCTV कैमरा नहीं था। रात के अंधेरे में फिनले चुपके से क्लाइनर की फैक्ट्री के ऑफिस में घुसता है, लेकिन अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने क्लाइनर की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका गला रेत कर हत्या कर दिया था। जब रिचर वहां पहुंचकर लाश देखता है तो वो घाव देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये काम वेनेजुएला के गैंगस्टर्स का है। इस तरह गला काटने के तरीके को बटरफ्लाई कट कहा जाता है। इससे साफ हो जाता है कि क्लाइनर और वेनेजुएला के अपराधियों के बीच जाली नोटों की डील को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया था। रिचर और फिनले बात करते हैं कि वेनेजुएला के गैंगस्टर सिर्फ उतने पैसों से खुश नहीं थे जितना क्लाइनर दे रहा था, इसलिए उन्होंने क्लाइनर को रास्ते से हटा दिया। इससे साफ था कि क्लाइनर के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है। दूसरी तरफ पिकार्ड रॉस्को को सुरक्षित उसी सेफ हाउस छोड़ देता है जहां पॉल का परिवार ठहरा हुआ था।
दोनों को सावधान रहने की हिदायत देकर पिकार्ड वहां से निकल जाता है। उसी रात रॉस्को और पॉल का परिवार साथ में खाना खा रहे थे। तभी रॉस्को खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अंधेरे में एक सिगरेट लाइटर की चिंगारी दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि कोई बाहर उनकी रेकी कर रहा है। वो बिना पैनिक किए पूरे परिवार को पीछे के रास्ते से चुपचाप बाहर निकालती है। वो पॉल की पत्नी और बच्चों को एक सुरक्षित रास्ते में भेजकर कहती है कि तुम लोग आगे जाकर उस जगह मेरा इंतजार करो। परिवार को सुरक्षित भेजने के बाद रॉस्को अकेले जंगल के रास्ते ये देखने जाती है कि बाहर कितने गुंडे आए हैं। वो देखती है कि 2 आदमी कार के पास खड़े हैं। जैसी वो आगे बढ़ती है उसका पैर सूखे पत्तों पर पड़ जाता है। आवाज सुनते ही दोनों गुंडे सतर्क हो जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। रॉस्को बड़ी होशियारी से अपनी गन से 2 गुंडों को ढेर कर देती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो पॉल के परिवार को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचती है और पिकार्ड का इंतजार करने लगती है। वहां बातचीत के दौरान रॉस्को पॉल की पत्नी को बताती है कि पॉल ने 1 साल पहले ही बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। तब पॉल की पत्नी पूरी सच्चाई बताती है। 1 साल पहले क्लाइनर ने पॉल को उसकी पुरानी सैलरी से 4 गुना ज्यादा पैसों का ऑफर दिया था। उसने पॉल को अकाउंटिंग का काम बताकर वेनेजुएला भेजा। पॉल को लगा कि ये सीधा साधा काम है, लेकिन वहां जाकर पता चला कि क्लाइनर के पास वेनेजुएला से भारी मात्रा में कैश आता था। पॉल का काम उस काले धन को लीगल दिखाना था। जब पॉल को समझ आया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है तो उसने काम करने से मना कर दिया, लेकिन क्लाइनर ने उसके सामने ही एक आदमी का मर्डर कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा। डर के मारे पॉल इतने दिनों से उनका ही काम कर रहा था। दूसरी तरफ रीचर उस लिस्ट में शामिल कोलंबिया के एक प्रोफेसर से मिलने जाता है। जो को ये तो पता चल गया था कि जाली नोटों का पूरा खेल जॉर्जिया से चल रहा है, लेकिन वो एक बात से परेशान था। प्रिंटिंग प्लेट्स और इंक तो डुप्लीकेट बनाई जा सकती है, लेकिन असली डॉलर जैसा कागज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में वो कागज बनाने वाली सिर्फ एक ही सरकारी लैब है जिसकी सुरक्षा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो जानता था कि अगर कागज का सुराग मिल जाए तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मरने से पहले तक उसे ये सुराग नहीं मिल पाया था। इसी बीच 4 नकाबपोश आदमी काली कार में आते हैं और पुलिस ऑफिसर स्टीवेंसन के घर में घुस जाते हैं। इधर रिचर एक गैरेज में देखता है कि मैकेनिक जमीन पर गिरे हुए ऑयल को साफ करने के लिए मवेशियों के चारे का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी फिनले को एक कॉल आता है। वो तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचता है तो देखता है कि स्टीवेंसन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी का बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। फिनले समझ जाता है कि गुंडों ने पॉल के परिवार का पता उगलवाने के लिए स्टीवेंसन को तड़पा तड़पा कर मारा है। वहां रिचर की नजर बेकर नाम के पुलिस वाले पर पड़ती है। अब वही स्टेशन में अकेला बचा हुआ पुलिस वाला था। रिचर उसे स्नैक्स खिलाता है और बातों बातों में झांसा देता है। तुम इस स्टेशन में एक अकेले ईमानदार पुलिस वाले लगते हो। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन किसी को कहना मत। आज रात में पॉल के घर जाकर सारे सबूत इकट्ठा करने वाला हूँ। क्लाइनी के गुंडे सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बेकर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। अगर तुम्हें रात को कोई सुराग मिले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद रिचर एक दुकान पर जाकर एक खतरनाक रैम्बो चाकू और कुछ जरूरी सामान खरीदता है। रात को वो पॉल के घर पहुंचता है, टीवी की आवाज फुल कर देता है और शिकार का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में गुंडों से भरी एक कार वहां पहुंचती है। रिचर घर के बाहर झाड़ियों में छिपा हुआ था। ज्यादातर गुंडे घर के अंदर जाते हैं जबकि एक आदमी कार में ही बैठा रहता है। रिचर सबसे पहले कार वाले को निपटा देता है। कार का हॉर्न बजते ही 2 गुंडे बाहर आते हैं। रिचर उन्हें भी ढेर कर देता है। फिर वो घर के अंदर जाकर बाकी गुंडों को अपने चाकू से आसानी से काट डालता है। आखिर में क्लाइनर का भतीजा डॉसन बचता है। रिचर और उसके बीच स्विमिंग पूल में भयानक फाइट होती है। रिचर उसे मारकर स्विमिंग पूल में ही फेंक देता है। इसके बाद जब रिचर बेसिन में अपना खून से सना चेहरा धो रहा था तो उसकी जेब में रखे कागज पर उसकी नजर पड़ती है। पानी में उसके भाई जो की लिखावट धुल चुकी थी। जमीन पर बहती हुई स्याही को देखकर रिचर के दिमाग में बिजली दौड़ती है और उसे इस पूरे केस का सबसे बड़ा सुराग मिल जाता है। वो तुरंत रॉस्को को फोन करता है और पूरी मिस्ट्री समझाता है। अमेरिकन करेंसी में एक खास बात होती है, चाहे $1 का नोट हो या फिर $100 का, सबका साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर किसी तरह $1 के नोट से इंक को मिटा दिया जाए तो हमें असली और खाली करेंसी पेपर मिल जाएगा। पॉल और उसके आदमी पूरे देश के छोटे छोटे स्टोर से $1 के नोट जमा कर लेते हैं। फिर उन्हीं नोटों को मार्ग्रेव लाते हैं। रिचर आगे बताता है, क्लाइनर ने चेस्टर नदी में जो केमिकल बहाया था वो दरअसल $1 के नोट से स्याही साफ करने का एक्सपेरिमेंट था। जब वहां बवाल हुआ तो वो मार्ग्रेव आ गया। यहाँ उसने स्याही साफ करने के लिए एक नया केमिकल फॉर्मूला बनाया और उस केमिकल को छुपाने के लिए ही वो इतनी भारी मात्रा में मवेशियों के चारे का इस्तेमाल कर रहा था। उस मवेशी
मवेशियों के चारे में एक खास तरह का केमिकल मिलाया जाता था जिसकी मदद से $1 के नोट से बड़ी आसानी से इंक मिटा दी जाती थी। फिर उससे बचे हुए केमिकल कचरे के खेतों और जमीन में बहा दिया जाता था ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे बिना सबूत मिट जाए और कोई सवाल भी ना उठा सके। क्लाइनी एक कदम और आगे बढ़कर सिर्फ 90 के दशक के पुराने $1 के नोटों का इस्तेमाल करता था जिनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होती थी। स्याही साफ करके उन सारे कागजों को वेनेजुएला भेज दिया जाता था जहां उन पर $100 के जाली नोट छापे जाते थे। रिचर और फिनले समझ जाते हैं कि अगर जाली नोटों का एक बंडल भी मिल जाए तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। फिनले तय करता है कि ट्रक ड्राइवर जॉबलिंग के घर की एक बार फिर से तलाशी ली जाए। वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया था। अच्छी बात ये थी कि घर में कोई मौजूद नहीं था और किसी की जान नहीं गई। रिचर्ड समझ जाता है कि गुंडों को घर में कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। रिचर्ड याद करता है कि जो की लिस्ट में जॉबलिंग्स लिखा हुआ था, इसका मतलब था कि सुराग उस घर में नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा वाले घर में छिपा है। दोनों तुरंत ट्रक ड्राइवर के माता पिता के घर पहुंचते हैं और वहां बने गैरेज की फिर से बारीकी से तलाशी लेते हैं। इस बार एक बक्से से उन्हें जाली नोटों के गड्डी बंडल मिल जाते हैं। जिस ठोस सबूत का वो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार उनके हाथ लग चुका था। रिचर्ड तय करता है कि ये सबूत लोकल पुलिस को देने के बजाय सीधे FBI को दिया जाए। वो तुरंत FBI एजेंट पिकार्ड को फोन करके एक जगह मिलने को बुलाते हैं। फिनले पिकार्ड को लाने निकल जाता है जबकि रिचर्ड सारी गाड़ियों में पैसे भरकर मार्ग्रेव गांव की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में रिचर्ड को नीगली का फोन आता है। वो बताती है कि चेस्टर नदी वाले मामले की जांच करने वाले जिस EPA इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी उस केस को 2 FBI एजेंट संभाल रहे थे। उनमें से एक मारा जा चुका है और दूसरा एटलांटा के फील्ड ऑफिस में तैनात है। जैसी वो नाम बताने लगती है रिचर्ड बात काट कर कहता है, मुझे पता है, उसका नाम पिकार्ड है। सामने देखते ही रिचर्ड के होश उड़ जाते हैं। पिकार्ड गन ताने उसके सामने खड़ा था। पिकार्ड, क्लाइनर का बेटा क्लाइनर जूनियर और मेयर टील, इन तीनों ने मिलकर फिनले को बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा था। अब रिचर्ड भी उनकी जाल में फंस चुका था। क्लाइनर जूनियर पूरे विलेन की तरह रॉब झाड़ते हुए बताता है कि उसने रॉस को, पॉल की पत्नी और बच्चों को किडनैप कर लिया है। वो चिल्लाकर पूछता है, पॉल कहाँ है? रिचर्ड कहता है, तुम लोगों ने तो उसे मार दिया था ना। क्लाइनर जूनियर जवाब देता है, नहीं, वो हमारे चंगुल से भाग निकला था। तुम हमें पॉल को ढूंढ कर दोगे क्योंकि वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए रिस्क है। रिचर्ड पूछता है, मैं उसे कैसे ढूंढूं? तो क्लाइनर जूनियर कहता है, तुम तो जासूसी और सुराग ढूंढने में उस्ताद हो। सुबह 6 बजे तक पॉल जहाँ कहीं भी हो उसे खींच कर यहाँ लाओ, तभी ये सब जिंदा बचेंगे। रिचर्ड ताना मारते हुए कहता है, वेनेजुएला के गैंगस्टर्स ने तुम्हारे बाप को मार दिया, उसी डर से तुम पॉल को ढूंढ रहे हो ना? ये सुनते ही क्लाइनर जूनियर पागलों की तरह हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, मेरे बाप को वेनेजुएला वालों ने नहीं मारा, उनमें इतना दम नहीं, उनके पास सिर्फ दिमाग था, कलेजा नहीं। वेनेजुएलन कट की तरह गला काट कर मेरे बाप को मैंने खुद ही मारा है। मैंने ही उस EPA इंस्पेक्टर को मारा। काम खत्म होने पर उस ट्रक ड्राइवर को ठिकाने लगाया और जब तुम्हारे भाई जो सच के करीब पहुंचा तो उसे भी मैंने ही गोली मारी। रॉस्को के मेंटर ग्रे को भी मैंने ही मारा था और पॉल का पता न बताने पर स्टीवेंसन और उसकी पत्नी को तड़पा तड़पा कर मैंने ही तो खत्म किया। यहाँ तक स्टेशन पर जो की दोस्त मॉली बेथ को भी मैंने ही चाकू घोंपा था। वो अपने सारे गुनाह खुद ही उगल देता है। पॉल को ढूंढने के लिए रिचर्ड और पिकार्ड एक ही कार में निकलते हैं। रास्ते में एक कैफे के पास रिचर्ड कॉफी पीने के बहाने गाड़ी रुकवाता है। अंदर बैठकर रिचर्ड नक्शा खोलता है और पॉल की लोकेशन का अंदाजा लगाने लगता है। वो कहता है पॉल पक्का ऑगस्टा नाम की जगह पर छिपा होगा जहाँ उसने कॉलेज की पढ़ाई की थी। वो बस स्टैंड के पास किसी सस्ते मोटल में रुका होगा क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। बातें करते करते रिचर्ड जानबूझकर टेबल पर रखी गर्म कॉफी पिकार्ड के ऊपर गिरा देता है। जैसे ही पिकार्ड का ध्यान भटकता है रिचर्ड बड़ी सफाई से टेबल पर रखा एक फॉर्क उठाकर अपनी जेब में छुपा लेता है। पिकार्ड का ध्यान भटकते ही रिचर्ड उस कांटे को कार के टायर में चुभो देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कार पंक्चर हो जाती है और रुक जाती है। जब पिकार्ड डिक्की से स्टेफनी निकालने झुकता है तभी रिचर्ड गाड़ी में रखी गन निकालकर पिकार्ड को गोली मार देता है और उसे वहीं छोड़कर कार लेकर रफू चक्कर हो जाता है। रिचर्ड का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। पॉल ऑगस्टा शहर के बस स्टैंड के पास वाले एक सस्ते मोटल में ही छिपा हुआ था। रिचर्ड उसे पिक करता है और कार सीधे मार्ग्रेव पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा देता है। वहाँ पुलिस वाला बेकर बेकसूर फिनले को पीट पीट कर लॉकअप में टॉर्चर कर रहा था। तभी रिचर्ड सीधे अपनी कार पुलिस स्टेशन के दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा देता है और बेकर को कार के नीचे कुचल कर मार डालता है। फिर वो वहाँ के सारे हथियार और गोला बारूद उठाते हैं, फिनले को छुड़ाते हैं और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पॉल को उस जाली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का नक्शा और अंदर का माहौल अच्छे से पता था। वो रिचर्ड से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, रोते हुए कहता है,
जो कि मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। जब क्लाइनर मुझसे जबरदस्ती ये काम करवा रहा था तो मैंने ही जो को सीक्रेट ईमेल भेजकर यहाँ बुलाया था। इसी वजह से मैंने जो के जूते में छुपाने के लिए अपना नंबर दिया था। पॉल पूरी फैक्ट्री का नक्शा बनाकर रीचर को देता है। रीचर एक मास्टर प्लान बनाता है। वो पानी के बड़े कैन में ढेर सारा पेट्रोल भर लेता है और सबको अपना अपना रोल समझाता है। पॉल का काम सिर्फ अंदर घुसकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना था। प्लान के मुताबिक सबसे पहले नीगली स्नाइपर गन से बाहर खड़े 3 गुंडों को एक एक करके ढेर कर देती है। इसके बाद रीचर दबे पांव अंदर घुसता है और चाकू से 4 गुंडों के गले काट देता है। फिर वो लाया हुआ पेट्रोल शटर के नीचे डालकर आग लगा देता है। आग और धुएं से गुंडों का ध्यान भटक जाता है और बाकी टीम दूसरे तरफ से हमला बोल देती है। रीचर तेजी से अंदर आकर रॉस्को और पॉल की पत्नी को ढूंढता है और उनकी रस्सियां काट कर उन्हें आजाद करता है। तभी जख्मी पिकार्ड वहां जिंदा पहुंच जाता है और फिनले पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में फिनले उसे एक भारी भरकम मशीन के नीचे दबा कर कुचल देता है और मार डालता है। दूसरी तरफ रॉस्को और खतरनाक मेयर टील का आमना सामना होता है। रॉस्को बिना किसी झिझक के मेयर के सिर में 2 गोलियां उतारकर अपने मेंटोर ग्रे की मौत का हिसाब चुकता कर देती है। आखिर में क्लाइनर जूनियर सामने आता है। वो हमेशा की तरह विलेन की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन रीचर बिना कोई फालतू बात किए उसे जिंदा आग के हवाले कर देता है और अपने भाई जो की मौत का बदला ले लेता है। पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है और क्लाइनर के इस खूनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। रीचर रॉस्को से कहता है कि अब मार्ग्रेव गांव को फिर से सही करने के लिए उसे खाली पड़ी मेयर की सीट का चुनाव लड़ना चाहिए। शहर छोड़ने से पहले रीचर और फिनले एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहां रीचर पहले सीन में अधूरी छुट्टी अपनी मनपसंद पाई आराम से खाकर खत्म करता है। फिर वो उस जगह जाता है जहां उसके भाई जो का मर्डर हुआ था। रीचर बचपन में जो का दिया गया मेडल उस मिट्टी में गाड़ देता है। ये इस बात का प्रतीक था कि उसने अपने भाई को इंसाफ दिला दिया और अब अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इसके बाद रीचर अपनी पुरानी आवारा और बेफिक्र जिंदगी जीने के लिए फिर से रास्ते पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ रीचर सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।